नमस्कार। बीकॉम पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों का एक बार पुनः आयकर की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी शर्तें हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण के क्या नियम हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण भी किस प्रकार होता है, इसका भी अध्ययन आज करेंगे हम। निवासी तो हम लेते हैं सबसे पहले कि फर्म और व्यक्तियों के समुदाय की निवासी की क्या परिभाषा होगी, यानी निवासी किसे माना जाएगा। जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो तो वह फर्म निवासी होती है। स्पष्ट है कि जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनका प्रबंध और नियंत्रण अगर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अगर भारत में है, स्थित रहा है, तो वह फर्म निवासी होती है। अनिवासी, नॉन रेजिडेंट, जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो तो वह फर्म अनिवासी होगी। यानी प्रबंध और नियंत्रण, फर्म का और अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध और नियंत्रण अगर पूर्ण रूप से अगर भारत से बाहर स्थित है गत वर्ष के दौरान, तो वह फर्म जो है अनिवासी होगी। असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फर्म और व्यक्तियों के समुदाय कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि फर्म और व्यक्तियों के समुदाय में केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, निवासी और अनिवासी ही होंगे। फर्म और व्यक्तियों के समुदाय में असाधारण निवासी की स्थिति नहीं होगी। और एक बात और स्पष्ट है कि व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार में ही केवल असाधारण निवासी की स्थिति आएगी। फर्म और व्यक्तियों के समुदाय में असाधारण निवासी की स्थिति नहीं होगी। इसमें भी एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसी फर्म के मामले में प्रबंध एवं नियंत्रण व्यवस्था पूर्ण रूप से साझेदारों के पास निहित होती है, परंतु व्यक्तियों के समुदाय के मामले में प्रबंध और नियंत्रण व्यवस्था प्रधान अधिकारी के पास निहित होती है। तो जब भी इनका प्रबंध और नियंत्रण अगर भारत में पूर्ण या आंशिक भी हो तो वह फर्म और व्यक्तियों का समुदाय जो है निवासी होगी। और अगर पूर्ण रूप से गत वर्ष के दौरान इनका प्रबंध नियंत्रण अगर भारत के बाहर स्थित रहा है तो वह अनिवासी मानी जाएगी। तो ये स्थिति जो रही है कि फर्म और व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण इनके आधार पे, किस आधार पे होगा। आगे आता है कि कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण। एक कंपनी भारत में निवासी कब मानी जाएगी, तो एक कंपनी को निवासी होने के लिए जो शर्तें हैं वो निम्न प्रकार है। पहला कि वह भारतीय कंपनी हो, अर्थात उसका समामेलन भारत में हुआ हो। और दूसरी जो शर्त है कि कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होना चाहिए। और प्रभावी प्रबंध से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है जहां कंपनी का प्रमुख प्रबंध एवं सभी वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हों, जो एक व्यावसायिक सत्ता के लिए अनिवार्य हो। तो ये दो शर्तें हैं
पहली शर्त तो यही है कि वह भारतीय कंपनी हो, उसका समामेलन भारत में हुआ हो। दूसरा, उसका प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होना चाहिए। और तो ये दो शर्तें हैं निवासी होने के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें होती है, दोनों में से एक भी शर्त अगर पूरी होती है तो वह कंपनी भारत में निवासी मानी जाएगी। यानी उसका रजिस्ट्रेशन या समामेलन अगर भारत में हुआ तो निवासी है, उसका समामेलन यानी भारतीय कंपनी है। और दूसरा, अगर समामेलन नहीं हुआ फिर भी उसका प्रबंध और नियंत्रण जो है वो अगर गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होता है तो भी वह निवासी मानी जाएगी। अनिवासी, नॉन रेजिडेंट, जब किसी कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो तो वह कंपनी एक भारतीय कंपनी नहीं है, तो वह अनिवासी समझी जाती है। अनिवासी कब होगी कि जब उसका प्रभावी प्रबंध गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो और वह कंपनी एक भारतीय कंपनी नहीं है, तो वह अनिवासी समझी जाती है। असाधारण निवासी, कंपनी कभी भी असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती है। कंपनी की दशा में भी फर्म की भांति ही निवासी और अनिवासी दो ही स्थितियां होगी। एक इस वीडियो में आपको एक सारणी भी दे रखी है कि कंपनी के निवास स्थान के निर्धारण का सारांश के रूप में बता रखा है कि प्रभावी प्रबंध की स्थिति, निवासी और अनिवासी की स्थिति, जिसमें पहला पॉइंट है कि एक भारतीय कंपनी अर्थात वह कंपनी जिसका समामेलन भारत में हुआ हो और वह कंपनी जो एक भारतीय कंपनी नहीं है। वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत में ही स्थित है वह निवासी मानी जाएगी, चाहे वह भारतीय कंपनी है यानी जिसका समामेलन भारत में हुआ हो। वह कंपनी जो एक भारतीय कंपनी नहीं है लेकिन उसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः अगर भारत में स्थित है गत वर्ष के दौरान तो वह निवासी ही मानी जाएगी। दूसरा है वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध पूर्णतः भारत से बाहर स्थित है। तो अगर वह भारतीय कंपनी है और उसका प्रभावी प्रबंध भारत के बाहर स्थित है तो फिर उसे हम निवासी मानेंगे। और अगर वह एक भारतीय कंपनी नहीं है और उसका प्रभावी प्रबंध भी भारत से बाहर स्थित है तो उसे फिर अनिवासी कंपनी मानी जाएगी। तीसरा, वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित है। यहाँ पे दो कंडीशन है कि वह उसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से अगर भारत में है और आंशिक रूप से भारत के बाहर है, लेकिन अगर वह एक भारतीय कंपनी है जिसका समामेलन भारत में हुआ है तो वह निवासी करदाता मानी जाएगी। और अगर वह भारतीय कंपनी नहीं है जिसका समामेलन भारत में नहीं हुआ है तो फिर उसे हम अनिवासी करदाता माना जाएगा। तो ये स्थितियां जो कि कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण और फर्म और व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण आयकर अधिनियम में किस प्रकार से किया जाएगा। कंपनी को जैसा पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि निवास स्थान के आधार पर ही कर का भार जो है टैक्स इंसिडेंस जो है होता है, निर्धारित किया जाता है। कंपनी चाहे फर्म हो, चाहे हिंदू विभाजित परिवार हो, चाहे व्यष्टि हो, इन सभी की निवास स्थिति एक महत्वपूर्ण होती है कर भार का निर्धारण करने में। धन्यवाद। जय।